हेलो स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हमने चैप्टर 1 पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में हमने जो टॉपिक पढ़े थे बेल्जियम एंड श्रीलंका एंड मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, इन दो टॉपिक्स के ऊपर हमने डिस्कस किया था। आज की हमारी क्लास में हम जिन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है हमारे एकोमोडेशन इन बेल्जियम एंड वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। इन दो टॉपिक्स के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। चलते हैं हमारे टॉपिक्स के ऊपर। एकोमोडेशन इन बेल्जियम, बेल्जियम की समझदारी। द बेल्जियम लीडर्स टुक ए डिफरेंट पैथ। बेल्जियम के लीडर्स ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाया। दे रिकॉग्नाइज्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज। उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों, रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज को स्वीकार किया। They recognize the existence of regional differences and cultural diversities. उन्होंने रीजनल डिफरेंसेस और कल्चरल डाइवर्सिटीज को रिकॉग्नाइज किया। बिटवीन 1970 एंड 1993, 1970 और 1993 के बीच they amended their constitutions 4 times so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country. Between 1970 and 1993, they amended their constitutions. उन्होंने अपने संविधान में 4 times so as to work out an arrangement, यानी उन्होंने अमेंडमेंट किया था कॉन्स्टिट्यूशंस में 4 बार। 1970 और 1993 के बीच उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशंस में 4 टाइम्स जो है उन्होंने अमेंडमेंट किया था। किस लिए किया था? 4 टाइम्स सो एज टू वर्क आउट एन अरेंजमेंट दैट वुड एनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर विद इन द सेम कंट्री। वो अमेंडमेंट इसलिए किया कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को जो है बेगानेपन का एहसास नहीं हो। द अरेंजमेंट दे वर्कड आउट इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री एंड इज वेरी इनोवेटिव। इसके अलावा सभी मिलजुल कर रह सके, उन्होंने इसके लिए जो व्यवस्था की वो बहुत ही कल्पनाशील थी। Innovative. Here are some of the elements of the Belgium model. बेल्जियम के मॉडल की कुछ मुख्य बातें हम देखते हैं। जो बातें बेल्जियम मॉडल में अपनाई गई थी वो बातें हम देखते हैं। फर्स्ट है, बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशंस में क्या क्या बातें इंक्लूड थी। कॉन्स्टिट्यूशंस प्रेस्क्राइब्स दैट द number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in the central government. संविधान में इस बात की व्यवस्था की गई, इस बात का प्रावधान है कि केंद्र सरकार में, सेंट्रल गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच भाषी मिनिस्टर्स की संख्या समान रहेगी। एक तो ये उन्होंने प्रेस्क्राइब किया कि नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी बेल्जियम में, उसमें डच मिनिस्टर्स एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स जो होंगे इक्वल होंगे। इस बात का प्रावधान किया गया। फर्स्ट जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशंस में जो प्रावधान किया था वो ये किया था कि केंद्र सरकार में डच मंत्री और फ्रेंच भाषी जो मिनिस्टर्स है उनकी संख्या समान रहेगी। सम स्पेशल
laws require the support of majority of members from each linguistic groups. कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई समूह के सांसदों का बहुमत उसके पक्ष में हो। स्पेशल कानून तभी बनाए जाएंगे जब कोई भाषाई समूह या जो मेंबर्स है पार्लियामेंट के उनका बहुमत हो, मेजोरिटी हो। सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के अगर मेंबर्स मेजोरिटी में होंगे, सपोर्ट में होंगे, तभी सम स्पेशल लॉज रिक्वायर तो सम स्पेशल लॉज जो है तभी बनाए जाएंगे जब सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप्स का होगा। दस इस प्रकार नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजंस अनइलिटरेटली, तो इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग वो एक तरफा फैसला नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार का उसमें प्रपोजल किया गया कि कोई एक खास समुदाय के लोग मेक डिसीजंस अनइलिटरेटली, यानी एक तरफा जो है कोई भी डिसीजंस नहीं लिया जा सकता है। इस प्रकार का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट जो प्रावधान किया गया कॉन्स्टिट्यूशंस में, बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशंस में, वो ये था, मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ द टू रीजन्स ऑफ द कंट्री। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के दो इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सौंप दी गई, यानी कि द स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी स्टेट गवर्नमेंट्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन नहीं है। इस बात का प्रावधान किया गया कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट्स के सबऑर्डिनेट नहीं होगी। इस प्रकार का प्रावधान भी कॉन्स्टिट्यूशंस में किया गया इन बेल्जियम। नेक्स्ट जो प्रपोजल तैयार किया गया था वो ये था, ब्रुसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों का प्रतिनिधित्व समान है। ब्रुसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट, अलग ही गवर्नमेंट है ब्रुसेल्स में, कैपिटल में, और दोनों समुदायों का जो प्रतिनिधित्व है, रिप्रेजेंटेशंस है, वो क्या है, इक्वल है। दोनों कम्युनिटीज का इक्वल रिप्रेजेंटेशंस होगा। इस बात का प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशंस में किया गया इन बेल्जियम। ब्रुसेल्स में, ब्रुसेल्स जो थी वो कैपिटल ऑफ बेल्जियम थी और वहां पर ये प्रावधान किया गया कि ब्रुसेल्स हैज ए सेपरेट गवर्नमेंट, वहां पर एक सेपरेट गवर्नमेंट होगी इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। वहां पर दोनों समुदायों का प्रतिनिधित्व जो होगा वो समान होगा। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में इक्वल रिप्रेजेंटेशंस के प्रस्ताव को स्वीकार किया। क्यों किया? बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्योंकि डच भाषी लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था, इसलिए ब्रुसेल्स के लोगों ने भी इसको इक्वल रिप्रेजेंटेशंस को मान लिया। बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्योंकि जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल रिप्रेजेंटेशंस को मान लिया था, इसलिए फ्रेंच भाषी लोगों ने भी ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं क्या प्रपोजल था। नेक्स्ट जो प्रपोजल था वो ये था, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा देयर इज ए थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है। कौन सी है थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट? दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल। और ये जो तीसरे स्तर की जो सरकार है
उसका नेम है सामुदायिक सरकार। और सामुदायिक सरकार को कौन इलेक्टेड करता है? इज इलेक्टेड बाय पीपल, पीपल के द्वारा ये इलेक्टेड होती है, बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। यानी सामुदायिक सरकार, इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं जो एक वन लैंग्वेज बिलोंग करते हैं, वो ही इस कम्युनिटी गवर्नमेंट को इलेक्टेड करते हैं। इस प्रकार का भी प्रावधान किया गया। एक तीसरे प्रकार की गवर्नमेंट भी बनाई गई, डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग। तो एक तो डच थे, एक फ्रेंच थे और एक जर्मन भाषा बोलने वाले थे। 3 कम्युनिटीज थी वहां पर, डच लैंग्वेज स्पीकिंग कम्युनिटीज, फ्रेंच लैंग्वेज स्पीकिंग कम्युनिटीज एंड जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटीज। नो मैटर वेयर द लिव, डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदायों के लोग चाहे वो जहां भी रहते हो, यानी इस गवर्नमेंट को वो चुनते थे। दिस गवर्नमेंट हैज द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। इस सरकार को कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज जैसे मामलों पर फैसला लेने का अधिकार है। जो तीसरे स्तर की जो गवर्नमेंट होती थी, जिसका नेम था कम्युनिटी गवर्नमेंट, उसको एक तो कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज के ऊपर डिसीजन लेने का उनको हक था। यू माइट फाइंड द बेल्जियम मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड। आपको बेल्जियम मॉडल कुछ कॉम्प्लेक्स लग सकता है। इट इंडीड इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, निश्चित रूप से ये कॉम्प्लिकेटेड है, इवन फॉर पीपल लिविंग इन बेल्जियम। और खुद बेल्जियम में रहने वाले लोगों के लिए भी ये कॉम्प्लिकेटेड है। बट दीज अरेंजमेंट्स हैव वर्कड वेल सो फार, लेकिन ये व्यवस्था बहुत सफल रही, वर्कड वेल। They helped to avoid civic strife between the two major communities. इससे देश में एक तो गृह युद्ध की जो आशंका थी उस पे रोक लग गई। They helped to avoid, इससे अवॉइड हो गया civic strife between the two major communities। जो टू मेजर कम्युनिटीज है उनके बीच में जो सिविल वार है उससे अवॉइड हो गया। एंड पॉसिबल डिवीजन ऑफ द कंट्री ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस। और गृह युद्ध की स्थिति में बेल्जियम भाषा के आधार पर 2 टुकड़ों में बट गया होता। अगर इस प्रकार जो है थर्ड गवर्नमेंट नहीं होती तो बेल्जियम जो होता वो ये पॉसिबल था डिवीजन ऑफ द कंट्री ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस। लिंग्विस्टिक लाइंस के आधार पर जो कंट्री है बेल्जियम वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाता। When many countries of Europe come together to form the European Union, जब अनेक यूरोपीय देशों ने साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया, ब्रुसेल्स was chosen at its headquarters, तो ब्रुसेल्स को उसका मुख्यालय चुना गया था। तो when many countries of Europe came together to form the European Union, Brussels was chosen as its headquarters। जब अनेक यूरोपीय देशों ने साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया तो ब्रुसेल्स को उसका मुख्यालय बनाया गया। What do we learn from these two stories of Belgium and Sri Lanka? बेल्जियम और श्रीलंका की इन स्टोरी से हमको क्या एजुकेशन मिलती है, क्या क्या लर्न होता है? बोथ आर डेमोक्रेसीज, दोनों ही देश लोकतांत्रिक है। येट लेकिन फिर भी द डील्ट विद द क्वेश्चन ऑफ पावर शेयरिंग डिफरेंटली, फिर भी सत्ता में साझेदारी के सवाल को उन्होंने अलग अलग ढंग से उन्होंने निपटाने की कोशिश की। इन बेल्जियम में किस प्रकार जो है इस प्रॉब्लम को सुलझाया गया? द लीडर्स हैव रियलाइज्ड, बेल्जियम के नेताओं को लगा था that the unity of the country is possible only by respecting
the feelings and interest of different communities. बेल्जियम के लीडर्स को ये लगा था कि विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों की भावनाओं का आदर करने पर ही देश की जो यूनिटी है वो बनी रह सकती है. एंड रीजंस सच एज रियलाइजेशन रिजल्टेड इन म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट्स फॉर शेयरिंग पावर. इस एहसास के चलते दोनों पक्ष सत्ता में साझेदारी करने पर जो है एक्सेप्ट हो गया, उन्होंने स्वीकार कर लिया. इन श्रीलंका शोज एस ए कॉन्ट्रास्टिंग एग्जाम्पल. श्रीलंका में ठीक उल्टा रास्ता अपनाया गया. जिस प्रकार का रास्ता बेल्जियम में अपनाया गया उस प्रकार का रास्ता श्रीलंका में नहीं अपनाया गया. इट shows us that if a majority community wants to force its dominance over other and refuse to share power. इससे ये पता चलता है कि अगर मेजोरिटी कम्युनिटीज दूसरों पर डोमिनेशन कायम करने और सत्ता में उनको हिस्सेदार न बनाने का फैसला करता है तो क्या होता है, इट कैन अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द कंट्री. इससे देश की एकता ही जो है वो अंडरमाइन हो सकती है, संकट में पड़ सकती है. नेक्स्ट है व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल. सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, सत्ता की साझेदारी क्यों की जाती है. thus इस प्रकार टू डिफरेंट सेट्स ऑफ रीजंस कैन बी गिवन इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग. सत्ता के बंटवारे के पक्ष में दो तरह के तर्क दिए जा सकते हैं. फर्स्टली, power sharing is good because it helps to reduce the possibility of conflict between social groups. सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच कन्फ्लिक्ट का अंदेशा कम हो जाता है. Since social conflict often leads to violence and political instability. चूंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर हिंसक और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का रूप ले लेते हैं. पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर. इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है. जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो गुड है. अगर सत्ता का बंटवारा कर दिया जाए, सत्ता में हिस्सा दे दिया जाए तो ये क्या है, इज अ गुड वे to ensure the stability of political order. Imposing the will of majority community over others may look like an attractive option in the short run. बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना ये लाभकारी लग सकता है. But in the long run it undermine the unity of nation. पर आगे चलकर ये देश की यूनिटी के लिए घातक हो सकता है. देश की यूनिटी जो है वो बरकरार नहीं रह सकती है. टायरेनी ऑफ द मेजॉरिटी इज नॉट जस्ट ऑप्रेसिव फॉर द माइनॉरिटी. बहुसंख्यकों का आतंक सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही परेशानी पैदा नहीं करता है बल्कि इट ऑफन ब्रिंग रुइन टू द मेजॉरिटी एज वेल. अक्सर ये बहुसंख्यकों के लिए भी जो है रुइन का कारण बन सकता है, बर्बादी का कारण बन सकता है. There is a second बात और है. Deeper reason why power sharing is good. Power sharing good क्यों है, इसका सेकंड जो रीजंस है वो इस प्रकार है. फॉर डेमोक्रेसीज, सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है. लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए पावर शेयरिंग गुड है. पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. साझेदारी जो है, सत्ता की जो साझेदारी है, पावर शेयरिंग क्या है, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी की स्पिरिट है, लोकतंत्र की आत्मा है. A democratic rule involves sharing power with those affected by its exercise. लोकतंत्र का मतलब ही ये होता है कि लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत है. And who have to live with its effects. उनके बीच सत्ता को बांटा जाए और ये लोग इसी डरे से रहे, इसी प्रकार से रहे. People have a right to be consulted on how they are to be governed. वेद सरकार वही है.
पीपल हैव ए राइट टू बी कंसल्टेड, पीपल को ये राइट है टू कंसल्टेट करने का ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्नड, किस प्रकार उनके ऊपर शासन किया जाए, ये उनको पीपल हैव ए राइट। ए legitimate government is one where citizens through participation acquire a stake in the system। वेद सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से ऑल ग्रुप्स शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। लेट अस कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ रीजन्स प्रूडेंशियल एंड द सेकंड मॉरल। इन दो शर्तों में से एक को हम प्रूडेंशियल कह सकते हैं, युक्तिपरक, और सेकंड को हम क्या कह सकते हैं, नैतिक कह सकते हैं। जो दो तर्क हमने पढ़ा था, ये इन दोनों तर्कों में से जो फर्स्ट जो रीजन्स है उसको प्रूडेंशियल कहेंगे और सेकंड को हम मॉरल कहेंगे। While prudential reasons stress that power sharing will bring out better outcomes। युक्तिपरक या समझदारी का जो तर्क है, प्रूडेंशियल तर्क, वो लाभकर परिणामों के ऊपर जोर देता है, बेटर आउटकम्स के ऊपर जोर देता है, स्ट्रेस करता है। और मॉरल रीजन्स एम्फेसिस द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग एज वैल्यूएबल। और दूसरा जो रीजन है नैतिक, मोरल जो रीजन्स है वो सत्ता के बंटवारे के अंतर्गत महत्व को बताता है, वैल्यू को बताता है। Anathe studies in a Dutch medium school in the Nathan region of Belgium। एनिते बेल्जियम के उत्तरी इलाके के एक डच माध्यम के स्कूल में पढ़ती है। Many French speaking students in her school want the medium of instructions to be French। फ्रेंच बोलने वाले उसके अनेक स्कूली जो साथी है वो ये चाहते हैं कि पढ़ाई जो हो वो फ्रेंच भाषा में हो। Shall we study in a school in the Nathan region of श्रीलंका। शेल्वी श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के एक स्कूल में पढ़ती है। All the students in her school are Tamil speaking and they want the medium of instructions to be Tamil। वह और उसके स्कूल के बहुत से जो साथी है वो तमिल भाषी है और इनके माता पिता पढ़ाई का माध्यम तमिल ही रखना चाहते हैं। If the parents of Anathe and Selvi were to approach respective governments to realize the desire of the child, who is more likely to succeed and why। कौन सी सरकार एनिते और सेल्वी के माता पिता की इच्छा पूरी कर सकती है और किसे सफलता मिलने की संभावना अधिक है और क्यों है। तो कौन सी ऐसी गवर्नमेंट है जो एनिते और सेल्वी दोनों के माता पिता की इच्छा पूरी कर सकती है और क्यों कर सकती है, ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।